नमस्कार, मैं हूं अंजू पंकज। महाराष्ट्र की सियासत में केंद्रीय जांच एजेंसियों के चलते हड़कंप मचा हुआ है। शिवसेना नेता संजय राउत के इर्द गिर्द भी ईडी का शिकंजा कस गया है और एनसीपी चीफ शरद पवार के लाडले पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया है। और तो और शरद पवार दिल्ली में डेरा डालकर कभी डिनर पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात कर रहे हैं तो कभी प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात कर रहे हैं। इन सारी गतिविधियों का आपस में क्या कनेक्शन है और इससे महाराष्ट्र में ठाकरे सरकार की सेहत पर क्या असर पड़ने वाला है, इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए इस वक्त मेरे साथ महाराष्ट्र के वरिष्ठ पत्रकार सुशील कुलकर्णी जी मौजूद हैं। नमस्कार सुशील जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। ये बताइए कि जिस तरीके से ईडी ने संजय राउत की प्रॉपर्टी सीज की है और उसके बाद से आरोप प्रत्यारोप की राजनीति उनकी जारी है, दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने किरीट सोमैया पर आरोप लगाए हैं। दरअसल वो पूरा मामला क्या है आईएनएस विक्रांत का? अंजू जी, ये आरोप तो हर कोई लगा सकता है और लगाना ही चाहिए। संजय राउत ने जो किरीट सोमैया पर आरोप लगाया है वो 18वां आरोप है। 17 अब तक लग चुके हैं, ये 18वीं बार है। एक दूसरी चीज, आरोप लगाते वक्त जिन शब्दों का चयन करना चाहिए, आप मराठी नहीं हो इसलिए आपको उन शब्दों के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं होगी, लेकिन लगभग गालियां बकना यही हुआ है आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। मतलब जो कुछ भी शब्द उन्होंने, मैं आप एक महिला हो, महिला के सामने वो शब्द जो ऑन स्क्रीन गए हैं, पूरे चैनल पे दिखाए गए हैं, वो शब्द मैं इस्तेमाल करना नहीं चाहता हूं, लेकिन बहुत ही गंदे शब्दों के साथ संजय राउत ने यह आरोप लगाया है। चलो, शब्दों का चयन अपने अपने संस्कार होता है, राउत के संस्कार वही हो गए तो उन्होंने वो शब्द इस्तेमाल कर लिए है। लेकिन आईएनएस विक्रांत को बचाने के लिए एक मुहिम मुंबई में छेड़ी गई थी। उसको वो खत्म करने वाले थे आईएनएस विक्रांत को, तो मुंबई के लोगों को लगता था कि ये जो जहाज है आईएनएस विक्रांत, ये बचना चाहिए और इसको बचाने के लिए जो भी कुछ पैसा इकट्ठा किया जाएगा वो सरकार को दे के, सरकार ने इसे नौसेना को देना है और उसको बचाना है, ये वाली मुहिम थी। अब हर कोई हर किसी मुहिम का हिस्सा बन जाता है, तो सेव विक्रांत वाली मुहिम टी शर्ट पहन के उस मुहिम में किरीट सोमैया भी शामिल थे। बहुत सारे लोग उसमें शामिल थे, जो राष्ट्रीय भावना से भरा ये पूरा माहौल था। लेकिन संजय राउत ये कहते हैं कि मुझे मुंबई के लोकल में एक एक डिब्बे में ऐसे लोग बोले कि 5-5 हजार रुपए हमने दिए हैं, तो एक लोकल के एक डिब्बे में 3-4 लोग मिले। ये मल्टीप्लाई करके राउत 58 कोटि करोड़ तक इसको लेके जा रहे हैं हिसाब को। मतलब ये सारे अंधेरे में तीर चलाने जैसा है। और ये हो सकता है ये 58 करोड़ का मामला है, हो सकता है ये 100 करोड़ के आगे भी चला जाए, ऐसी बातें बोल रहे हैं। मेरा कहना इतना ही है कि अगर ये सच में किरीट सोमैया इतने करप्ट पर्सन है जो रास्ते पे मांग के पैसे जमा कर सकते हैं, एक तो 58 करोड़ रुपए किरीट सोमैया रास्ते पर मांग कर जमा कर सकते हैं, तो ये तरकीब जरा किरीट सोमैया हमें भी समझाए, क्योंकि हमारी ही जीवन नौका भी हमें पार लगानी है। तो 58 में से 5.8 करोड़ भी मिल जाए तो वारे न्यारे हो जाएंगे अंजू जी। तो ये जो प्रूफ है, ये प्रूफ संजय राउत दे दे। यूं ही आरोप मत लगाओ यार। 18वां आरोप हो रहा है ये कि इसमें ये हो गया, उसमें ये हो गया, इन्होंने इतने पैसे ले लिए। मैं आपको गिनाता भी हूं कहां कहां क्या क्या हुआ है। उन्होंने कहा कि मेधा सोमैया के खिलाफ एक मामला है, नील सोमैया के ऊपर आरोप लगे है, बाप बेटों ने मिलकर 7,500 करोड़ कमाए, उसमें से कुछ पैसा अमित शाह को दे दिया, कुछ पैसा देवेंद्र फडणवीस को दे दिया, इन्होंने बहुत सारे कमा लिया, ये एक आरोप लगा है। पालघर की प्रॉपर्टी में ईडी के ज्वाइंट डायरेक्टर के 260 करोड़ लगाए हैं, ये भी एक आरोप लगाया है। 450 करोड़ पीएमसी बैंक घोटाले के लोगों ने इनके प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किए हैं, ये भी आरोप लगाया है। जुहू की प्रॉपर्टी में 100 करोड़ का मामला है, उसमें 15 करोड़ रुपए सोमैया ने कमाए, ये भी आरोप लगाया है। 4 ईडी अफसर ने मिलके सोमैया के साथ करप्शन किया है, लोगों को लूटा है, ये भी मामला है, आरोप लगाए है। इस पर एसआईटी भी बैठी है, 7 लोगों की जांच भी हो चुकी है, लेकिन एक भी प्रूफ संजय राउत दे नहीं पाए। अब ये 18वां मामला आ गया है विक्रांत वाला।
अभी आपको आरोप लगाने हैं तो लगा दीजिए। किरीट सोमैया का एक अगर कोई गंदा चेहरा है तो वो भी सामने आना चाहिए मीडिया के। लेकिन राउत को एक चीज ध्यान में रखनी चाहिए कि गंदे शब्दों का इस्तेमाल न करे। किसी के ऊपर इस तरह के आरोप लगाते वक्त गंदे शब्द इस्तेमाल करना बहुत ही, एक राउत जैसे संपादक रह चुके हैं, अभी भी वो कार्यकारी संपादक है, सामना के संपादक है, राजनीतिज्ञ है, सांसद है, राज्यसभा में बैठते हैं, तो शब्दों का चयन ठीक से करना चाहिए। और जो भी कुछ आरोप आप लगा रहे हो उसके कुछ ना कुछ तो प्रूफ आपको देने होंगे ना। बिल्कुल, तो आरोप लगाना तो आसान है, लेकिन सबूत क्यों नहीं दे पाते संजय राउत? वही तो दिक्कत है अंजू जी कि संजय राउत भारतीय जनता पार्टी या केंद्र सरकार पर बदले की भावना का आरोप लगा रहे हैं, सिर्फ आरोप लगा रहे हैं, कोई भी सबूत पेश नहीं कर रहे। यहां तक कि किरीट सोमैया तो लिखकर सारे के सारे सबूत मीडिया के सामने रख रहे हैं, सोशल मीडिया के सामने रख रहे हैं, जांच एजेंसियों के सामने रख रहे हैं और कार्रवाई हो रही है। मैं आपको एक हैरतअंगेज बात बताता हूं अंजू जी, मतलब आप भी चकरा जाएंगी कि ये किस तरह का है। ये सारी कृतियां बदले की भावना से हो रही है ऐसा बताया जा रहा है मविया की तरफ से। लेकिन क्या सच में बदले की भावना से है या बदली हुई भावना से है, ये हमें जरा जांचना होगा। ये जो संजय राउत के ऊपर पूरा का पूरा मामला चल रहा है, ये है मुंबई के गिरगांव के पत्राचाल के पुनर्वास का मामला है। यहां तक तो सबको मालूम है। इस मामले में 2009 से 2018 तक कुछ भी नहीं हुआ, ये भी सबको मालूम है। गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन कंपनी, जिसके प्रमुख प्रवर्तक, मालिक या कुछ भी कह लीजिए आप, ये प्रवीण राउत थे, ये भी सबको मालूम है। प्रवीण राउत के साथ वाधवान विद्वान जुड़ गए और कुछ न हो सका, ये भी सबको मालूम है। एक बात सबको मालूम है क्या, कि मुंबई में ये चाल का पुनर्वास न हो सका, इसलिए पहली बार शिकायत किसने दर्ज की है, मैं आपको बताता हूं। वो तारीख है 13 मार्च 2018। अच्छा। इस दिन एक एफआईआर लॉन्च हुआ मुंबई के पुलिस थाने में। उस एफआईआर का नंबर है 22/2018। इस एफआईआर में आईपीसी के धाराएं लगी है 409, 420 और 120 मतलब कॉन्स्पिरेसी पैदा करना, कट रचना, कारस्थान करना, षड्यंत्र रचना, इसकी धारा है। ये किसने किया था? ये किया था 2018 में माडा, मतलब महाराष्ट्र हाउसिंग डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है जो गवर्नमेंट, महाराष्ट्र गवर्नमेंट चलाता है। ये माडा ने क्राइम रजिस्टर्ड किया था गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन और वाधवान बंधुओं के खिलाफ। यहां से शुरू होती है इंक्वायरी। 2018 से इंक्वायरी शुरू होती है और 18 की इंक्वायरी किसके एफआईआर पे शुरू होती है? माडा के। माडा अंडर आता है हाउसिंग डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के, मतलब उसको गृह निर्माण मंत्रालय बोलते हैं, यहाँ पे गृह निर्माण मंत्री बोलते हैं। और उसके राज्य मंत्री थे रविंद्र वायकर। अब थोड़ा सा शांत होके सोचिए। रविंद्र वायकर जो सेना नेता है वो उस विभाग के प्रमुख होते हैं। 2018 में रविंद्र वायकर का डिपार्टमेंट ही ये दर्ज करता है एफआईआर और उसी के ऊपर शुरू होती है इंक्वायरी। बीजेपी का रोल तो बाद में आता है किरीट सोमैया। मतलब जब इंक्वायरी शुरू हो जाती है तो इसके इर्द गिर्द जो भी कुछ प्रूफ है वो जमा करते हैं किरीट सोमैया और जांच एजेंसियों के सामने रख देते हैं। ये मामला क्या था? ये मामला आपको थोड़ी सी समय में एक मिनट में समझाता हूं। मुंबई के बीचों बीच गिरगांव में 1,93,599 स्क्वायर मीटर का एक प्लॉट है। अब इसको प्लॉट बोलना है या बड़ी जमीन, स्क्वायर मीटर की बात कर रहा हूं, स्क्वायर फीट की नहीं। तो उसमें से 1,65,805 दिखाकर एग्रीमेंट किया गया गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन के साथ। और 2018 तक कुछ भी नहीं हुआ, इसलिए ये प्रोजेक्ट उठा के माडा की तरफ दे दिया गया और जो भी कुछ डेवलपमेंट हुई है वो माडा की तरफ से हुई। रविंद्र वायकर जो तब शिवसेना के राज्य मंत्री थे, उनका डिपार्टमेंट था, तो ये क्यों होने दिया?
अब आता हूं आपको लेके सीधा इस साल में। शिवसेना भवन में संजय राउत ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी, सबको पता है, और उसमें रश्मि ठाकरे के बंगलों का उल्लेख किया था, यह भी आपको मालूम है। तो रश्मि ठाकरे के बंगले किसके नाम पर ज्वाइंट है? रविंद्र वायकर की पत्नी के नाम पर है। अगर रविंद्र वायकर उस वक्त परमिशन देते हैं तो बदले की भावना से ये राउत ने किया है, ऐसा क्यों नहीं कहा जा सकता? सरकार तो आपकी थी, तब भी सरकार में आप थे, आज भी सरकार में आप हो, बीजेपी नहीं है, तभी आपका एक मंत्री आपके खिलाफ, आपके लोगों के खिलाफ ये कार्रवाई करने के लिए आदेशित करता है, उस आदेश से कार्रवाई शुरू हो जाती है, और बीजेपी को अब लगा कि ये कार्रवाई हो ही रही है तो इसमें और डॉक्यूमेंट दिए जाए, तो बीजेपी और डॉक्यूमेंट दे रही है। तो इसमें बदले की भावना किसकी है ये भी समझ लेना चाहिए। बीजेपी वाले इसका श्रेय ना ले, संजय राउत के खिलाफ कार्रवाई का पूरा श्रेय जाता है तो सिर्फ और सिर्फ शिवसेना नेता रविंद्र वायकर को ही जाता है। अब जो प्रॉपर्टी सीज हुई है, 11.5 करोड़ के फ्लैट बताए जा रहे हैं, जिसके लिए लगातार रोना रो रहे हैं संजय राउत की मेरे घर को सीज कर दिया, अब उन्होंने असत्यमेव जयते भी लिखना शुरू कर दिया है। ये तमाम बातें क्या है, कौन सी प्रॉपर्टी है, और प्रवीण राउत के साथ या सुजीत पाटकर के साथ क्या कनेक्शन है? ये सारा सत्यमेव जयते क्या है देखना है आपको, सत्य क्या है तो चलो देख लीजिए, स्क्रीन पे ही देख लीजिए। ये राउत का हलफनामे का पहला पेज है, और इस पहले पेज में आपको दिखेगा कि राउत के घर का एड्रेस क्या है। ये मुंबई के भांडुप पूर्व का पता इस पे लिखा गया है, मतलब राउत मुंबई के भांडुप पूर्व में रहते हैं, उनका सेपरेट बंगला है, वहां फ्रेंड्स कॉलोनी है, और फ्रेंड्स कॉलोनी में 2 मंजिला बंगला है उनका, 2 मंजिला। ये अलग सेकंड होम है राउत का, जो भी दादर में है। दादर में 25 मंजिले इमारत है एक, और उसमें राउत के 2 फ्लैट है 2 BHK वाले, एक को ही लिया है सिर्फ ताबे में ईडी ने। तो वहां की कीमत क्या होगी मुंबई वाले जानते हैं, मतलब 2.5-3 करोड़ के आगे तो एक फ्लैट होगा। तो ये वाला जो मामला है, राउत तो इसमें पहले झूठ बोल रहे हैं कि मेरे घर को जब्त किया है। राउत के घर को जब्त नहीं किया है, राउत के घर भांडुप में है, और ये सेकंड वाला वो सेकंड होम है जहां पे राउत बहुत कुछ अच्छे काम करने के लिए आ जाते हैं, ऐसा बोला जाता है। अब ये अच्छे कामों के लिस्ट मैं आपको नहीं दूंगा, क्योंकि मैं राउत की संस्कृति वाला नहीं हूं कि गलत शब्दों का इस्तेमाल करूं। तो बहुत अच्छे काम के लिए राउत वहां आते थे, ऐसा कहा जाता है। एक दूसरा, अभी शिवालिक बिल्डर्स की बात हमने की थी। ये शिवालिक बिल्डर्स कौन है? यह है प्रवीण राउत। अब प्रवीण राउत के पैसों से कुछ प्रॉपर्टी खरीद ली गई थी, और उसके लिए 55 लाख रुपए दिए गए थे संजय राउत की बीवी को। मतलब ये 55 लाख वाला मामला है, ऑफिशियली 55 लाख दिए गए थे। अगर आपको लगता है कि मैं तथ्यहीन बातें कर रहा हूं तो फिर से और एक बार एक कागज दिखाता हूं आपको, जिसमें वर्षा राउत को 2 करोड़ 10 लाख का लोन मिल चुका है। अंजू जी, अगर सच मानो, आप अगर बैंक में एक फ्लैट लेने जाओ तो कितने कागजात देने पड़ते हैं आपको? 35-50 लाख का लोन लेने के लिए। यहाँ 2 करोड़ 10 लाख रुपए लोग ऐसे ही दे देते हैं अनसिक्योर्ड लोन के तरह। और वर्षा राउत को सुशील जी, मजेदार ये कि पत्नियां एक दूसरे को लोन देती हैं, हाँ, तो कमाती भी नहीं, किसी कंपनी में जो डायरेक्टर भी नहीं है वो लोन देने की हैसियत रखती हैं। यस, वो 55 लाख, वो भी मतलब 20-25 हजार कहीं बीसी चलाती हो तो ठीक है, वो कर सकते हैं। 50-50 1 लाख 2 लाख की इधर उधर कर सकते हैं। 55 लाख रुपए लोन देती है। अब ये भी मामला है कि जो भी किहीम अलीबाग तहसील में, रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट जिसको बोला जाता है, अलीबाग तहसील में जो भी कोई प्लॉट खरीदे गए हैं उसकी टोटल कीमत रजिस्ट्री पर दिखाई गई है 60 से 65 लाख कुछ। अब मामला ये मजेदार है कि जिसके साथ ये प्लॉट लिए गए हैं कॉमन प्रॉपर्टी की तरफ से, वो है स्वप्ना पाटकर। अब स्वप्ना पाटकर ऑफिशियली बीवी है अभी भी सुजीत पाटकर की। उसी वक्त सुजीत पाटकर फिर से एक बार वर्षा राउत को 30 लाख रुपए लोन दे देता है, मतलब बिल्कुल आधी प्रॉपर्टी का हिस्सेदार तो सुजीत पाटकर की बीवी स्वप्ना पाटकर है, मतलब वो दिखाया है, और आधी प्रॉपर्टी की मालकिन है वर्षा राउत।
और आधी प्रॉपर्टी के खरीदने के लिए आवश्यक जितने पैसे उतने देता है सुजीत पाटकर वर्षा राउत को। मतलब पूरे के पूरे पैसे किसने डाले हैं? क्लियर है, सुजीत पाटकर ने डाले। तो सुजीत पाटकर और प्रवीण राउत दोनों के अच्छे रिलेशंस है इन सब में। तो ये पैसे दे के ये प्रॉपर्टियां खरीदना, तो ये पैसे आए कहां से, दिए क्यों लिया आपने उनके साथ? सीधी सीधी बात दिख रही है कि शिवालिक बिल्डर्स बहुत ही फ्रॉड तरीके से काम कर रहा था, तो उन्हीं के मालिक के साथ आप बैठ के पैसे ले लेते हो और कहते हो कि बदले की राजनीति चल रही है। ये काहे की बदले की राजनीति चल रही है? ये तो सच सामने आ रहा है और असल में पता चल रहा है लोगों की पैसे किसने दिए, किसको दिए, क्यों दिए और क्या क्या खरीदा गया। यही बात है। राउत बदले की भावना और असत्य में जयते ये बातें कहने के लिए है, कहना पड़ता है, बातों का क्या है। और फिर ये जो सुजीत पाटकर है, जिससे को जब ईडी ने सम्मन किया था, पूछताछ की थी, उस वक्त भी बहुत ज्यादा बौखला गए थे संजय राउत, क्योंकि उनकी बेटियों की कंपनी में इनका कनेक्शन है। तो जरा वो समझाइए कि वहां पर ऐसा क्या है जिसकी वजह से संजय राउत की पत्नी या उनकी बेटियों की दिक्कतें आने वाले दिनों में बढ़ सकती हैं। नहीं, शायद वो कंपनियों से बेटी को अभी निकाला गया है। दारू मैकपाई नाम की एक कंपनी थी जो दारू बेचा करती थी। वो मैकपाई कंपनी एसोसिएशन से बाहर थी, मतलब जो सब दारू बेचने वालों का एक एसोसिएशन होता है उनसे बाहर थी, क्योंकि ये उधार बेचते थे और उधारी ना मिलने पर ब्लॉक नहीं करते थे बियर बार वालों को। तो इस मैकपाई कंपनी में भी राउत की दोनों बेटियां पार्टनर बनी थी और उसमें सुजीत पाटकर भी उसी दिन पार्टनर बने थे। मतलब सुजीत पाटकर और प्रवीण राउत हर जगह हमें दिख रहे हैं। संजय राउत, सुजीत पाटकर जहां जहां भी पैसे का लेन देन है वहां हर जगह हमें ये दोनों ही दिखते हैं। तो ये दोनों क्यों दिखते हैं? मतलब साफ है कि इनके पैसे राउत के पास आ रहे हैं या ये काम दिलाकर देने में राउत का बड़ा हाथ, एज ए शिवसेना लीडर राउत का बड़ा हाथ रहा है। ये प्रूव होता जा रहा है कि हर एक चीज में राउत का हाथ दिख रहा है और राउत को लाभ देते वक्त इन दोनों के ही हाथ में दिख रहे हैं। अंजू जी, मामला राउत का है ही नहीं। मतलब मैं आपको बता दूं कि जिसकी प्रॉपर्टी है वो बड़ा आनंदी है जब्ती होने के बाद। मतलब प्रॉपर्टी है स्वप्ना पाटकर की, स्वप्ना पाटकर तो बहुत खुश है। अच्छा हो गया मेरी प्रॉपर्टी जब्त हो गई, अच्छा हो गया मेरी प्रॉपर्टी जब्त हो गई, अब दुनिया को बता पाऊंगी। अब जिसकी नहीं है, मतलब संजय राउत की नहीं है, वही बौखला के बातें कर रहा है कि मेरी प्रॉपर्टी क्यों जब्त की, मेरी प्रॉपर्टी क्यों जब्त की, मेरे घर को क्यों जब्त किया। अरे भाई, आपका घर नहीं है, आपकी बीवी के नाम पे प्रॉपर्टी है, बता दो ना कि प्रॉपर्टी कैसे कमाई है मैंने। और एक बात अंजू जी, समुद्र के किनारे कोकण के लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि जितने किनारे आप जाओगे उतने प्रॉपर्टी के दाम बढ़ते जाते हैं। ये किहिम वाली प्रॉपर्टी आप उनके प्लॉट से 5 मिनट के अंतर पर चलते चलते समुद्र में जा सकते हो, बस इतना ही फासला है। तो ये बिल्कुल क्रीम प्रॉपर्टी है। रिकॉर्ड पे रकम कितनी भी दिखाई जा सकती है, असल कीमतें वो होती है जो खरीद फरोख्त करते वक्त हम जाते हैं और देखते हैं कि असल में कीमत क्या है। 12 करोड़ तो ईडी उसकी मार्केट वैल्यू आंक रही है, जो रेडी रेकनर के हिसाब से होता है। मतलब अगर रियल मार्केट वैल्यू देखी जाए तो कहीं आगे निकल जाती है। दिए भी उतने ही हैं, रिकॉर्ड पे अलग दिखाए है। और यही एक मामला ईडी के सामने है कि भाई पैसे आए कहां से ये तो बता, क्योंकि इतने पैसे ये सारे पत्राचाल वाले मामले में है कि इतने तो बहुत कम है, बाकी और जगह कहाँ है ये भी देखना पड़ेगा अंजू जी। हाँ बिल्कुल, क्योंकि अभी तो सिर्फ 11.5 करोड़ है, इसके अलावा भी तो प्रॉपर्टीज होंगी संजय राउत की, उन पर भी तो ईडी की नजर होगी। लेकिन मजेदार चीज ये कि मंगलवार शाम को दिल्ली में शरद पवार ने एक डिनर रखा था। उस डिनर में से संजय राउत उनके दाएं हाथ की तरफ बैठे हुए थे और बाएं हाथ की तरफ नितिन गडकरी बैठे हुए थे। उसके बाद बहुत सारी चर्चाएं इस वक्त सियासी गलियारों में चल रही है। सुशील जी, एक गाना है हिंदी वाला, मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए, ये आपका फेवरेट गाना है। हाँ, ये गाना अब इन लोगों के लिए फेवरेट बनने वाला है। मतलब गडकरी खामखा बदनाम हो गए शरद पवार से मिलकर, क्योंकि ये चित्र दिखाया गया कि गडकरी शरद पवार से मिले हुए हैं। और आरोप ये भी लोग लगाते हैं
कि नितिन गडकरी और शरद पवार के अच्छे खासे रिलेशन है, कई शुगर फैक्ट्रियों में भी पार्टनर है, ऐसा बोला जाता है। सच क्या झूठ क्या पता नहीं है, लेकिन गडकरी खामखा बदनाम हो गए। जैसे ही गडकरी बदनाम हो गए, वैसे ही दूसरी मीटिंग भी हुई, और वो मीटिंग थी आज सुबह वाली। शरद पवार चले गए नरेंद्र मोदी से मिलने, 20 मिनट पीएमओ में चर्चा हुई। अब पीएमओ में 20 मिनट शरद पवार मोदी से क्या बोले होंगे? कैसे चल रहा है, ठीक हो ना आप, तबियत क्या कहती है? मोदी ने पूछा होगा आपका ऑपरेशन तो ठीक हुआ ना, अब मुंह ठीक है ना आपका, अच्छा चल रहा है ना? ऐसी बातें हुई होगी या और कुछ बातें हुई होगी? या गडकरी जी अपने इतने अच्छे खासे रिलेशन है, जरा जाके बता दीजिए ना नरेंद्र जी को कि बहुत तंग कर रहे हैं, ऐसा ना करे। मोदी ने तो बिल्कुल साफ कर दिया था। उत्तर प्रदेश की जीत के बाद जिन्होंने भाषण किया था वो सुना होगा आपने। उन्होंने कहा था कि सेंट्रल की एजेंसियां जब भी कार्रवाई करते हैं तो लोग प्रादेशिकता का मुद्दा उठाते हैं, जात धर्म का मुद्दा उठाते हैं, लेकिन हम पीछे हटने वालों में नहीं हैं, हम यही करने वाले हैं। तो शरद पवार एक बार गडकरी से मिलते, गडकरी को बुलाकर मिलते हैं, बाद में मोदी को मिलने जाते हैं। तो इसके मतलब यही है कि हड़कंप मच गया है। अब इसका यही मतलब निकालना चाहिए कि किसी तरह से एक तो ये कार्रवाई खत्म की जाए, इसलिए बोलने गए होंगे, नहीं तो ऑफिशियली आ जाता है कि किसानों के मुद्दे पर शरद पवार ने जाके मोदी से मुलाकात की और कहा कि किसानों के हित में कुछ ना कुछ तो निर्णय लेने चाहिए, और बन जाते हैं किसानों के मसीहा। अपनी फट पड़ी है, कहां किसानों के मसले में बोलने जाएंगे। और सुशील जी, मजेदार तो ये है कि इसी तरह की माइंड गेम खेलने के लिए जाने जाते हैं शरद पवार। यही तो मुलाकात से मास्टर है उन्होंने इसके, शिवसेना को भी एक मैसेज दिया होगा। मास्टर है शरद पवार, क्योंकि उद्धव ठाकरे गृह विभाग के ऊपर बहुत ही टिप्पणियां कर रहे हैं। एसआईटी क्यों नहीं बिठाई, इसको क्यों नहीं अंदर डाला, उसको क्यों नहीं अंदर डाला, ये पूछ रहे हैं। तो भाई तू मुझको ज्यादा मत पूछ, मैं तो बिन पेद्दी का लोटा हूं, कहीं भी लुढ़क सकता हूं। मैं चला जाऊं बीजेपी के पास तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। यही बात कहने के लिए, यही मैसेज देने के लिए तो शरद पवार मोदी से नहीं मिले, ये भी तो सोचना पड़ेगा। जिस तरीके से आजकल उद्धव ठाकरे या शिवसेना आरोप भी लगा रही है एनसीपी पर कि उनके रवैये जो है वो बड़े नरम हो गए हैं बीजेपी को लेकर, तो ये तो उस आरोप में 2 कदम आगे की मुलाकात है। हाँ, मैं आपको एक मुलाकात के ऊपर हम ध्यान दे रहे हैं, लेकिन और किसी चीज पर हम ध्यान नहीं देते, वही मैं आपको समझाता हूं। हम एनसीपी के ऊपर बहुत बड़ी शंका की सुई लेके बैठते हैं कि एनसीपी ऐसा कर रही है। मुझे आपको 2 इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताने हैं। आरोप किसने किया है? मतलब भाजपा बदले की राजनीति करती है, मैंने तो वो देख लिया कि माडा की तरफ से कंप्लेंट थी। शिवसेना दिक्कत में आ गई, वो एक मामला है यशवंत जाधव वाला। बीएमसी, यशवंत जाधव ने करोड़ों रुपए कमाए बीएमसी घोटाले में। अब बीएमसी के घोटाले की ओरिजिनल कंप्लेंट किसकी है? ये कहां से शुरू हुआ मामला? ये मामला शुरू हो जाता है एक मंत्री की कंप्लेंट से, और वो मंत्री है असलम शेख, कांग्रेस के। असलम शेख ऑफिशियली कंप्लेंट करते हैं बीएमसी के खिलाफ कि बीएमसी में बहुत सारे गड़बड़ हो चुकी है, इसकी जांच करनी चाहिए। जांच शुरू हो जाती है। मामला छोटा था तब जांच भी छोटी थी, एक एक करके मामले सामने आने लगे और मामला पहुंचा कई 100 करोड़ में। तो आ गई ईडी, आ गई इनकम टैक्स ही आई इसमें। तो यशवंत जाधव के मामले की पहली कंप्लेंट की है कांग्रेस के नेता और उद्धव ठाकरे के मंत्रिमंडल के मंत्री, जो मुंबई के पालक मंत्री भी है, असलम शेख ने। कौन किसके साथ बदला कर रहा है? दूसरा मामला मैं आपको बताता हूं, ये जो पाटनकर वाला मामला है, श्रीधर पाटनकर वाला, साला जो है उद्धव ठाकरे का, हाँ, पुष्पक वाला केस, जो पुष्पक से सोना खरीदा गया था, बहुत बड़ा सोना खरीदा गया था, उसका जिक्र भी हमने पिछले वीडियो में बहुत किया है। तो इसकी मेन कंप्लेंट जब 2016 में नोटबंदी हुई थी, उसके बाद सोना खरीदा गया था, तो उसकी असल कंप्लेंट किसने की थी ये आपको पता है? ये कंप्लेंट की थी संजय निरुपम ने।
कांग्रेस के नेता, दोपहर के सामना के भूतपूर्व संपादक, पूर्व शिव सैनिक, पूर्व शिव सैनिक, सांसद, राज्यसभा के सांसद। अभी बहुत सारी बातें कॉमन है। राज्यसभा का सांसद होना कॉमन है, नाम संजय होना कॉमन है, और सामना का संपादक होना भी कॉमन है। ये कंप्लेंट करते हैं संजय निरुपम, और संजय राउत अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसको उठाते हैं। शुरू हो जाती है इंक्वायरी। कंप्लेंट करते हैं संजय निरुपम, कंप्लेंट की याद दिलाते हैं संजय राउत, और इंक्वायरी हो जाती है। आरोप लगता है बीजेपी के ऊपर। ये कांग्रेस के ही लोग हैं जो बार बार शिवसेना को ट्रबल में लाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, और बदनाम हो रही है बेचारी भाजपा। इसमें तो मुझे तो लगता है किरीट सोमैया फोकट में ही भाव खा के निकल रहे हैं कि मैंने किया, मैंने किया, मैंने किया। करने वाले संजय निरुपम है, करने वाले असलम शेख है, करने वाली माडा रविंद्र वायकर है, और क्रेडिट लेके जा रही है बेचारी बीजेपी। और देखिए, 3 पार्टियों की जो सरकार है, उनका अपना घर का भेदी तो लंका ढा रहा है इस वक्त। वही तो हो रहा है। और संयोग देखिए कि ये शरद पवार को पितामह भीष्म बोलते हैं, और पितामह भीष्म हमारी तरफ से लड़ रहे बोलते हैं। तो हो गई है ये कौरव। घर का भेदी लंका ढाए कहा जाता है, मतलब घर के भेदी अगर ये विभीषण है तो ये हो गए रावण, लंका वाले रावण। तो कौन से भी नजर से आप देख लो तो ये खुद को खल भूमिका में ही डाल रहे हैं, विलन वाले ही रोल में ही जा रहे हैं ये लोग, अंजू जी। लेकिन अभी तो अनिल देशमुख ने इन सबकी दिक्कतें बढ़ा रखी हैं। सीबीआई ने साफ कर दिया है कोर्ट में कि वो उन्हें लेकर दिल्ली आएंगे, और दिल्ली में सीबीआई मुख्यालय में पूछताछ होगी सचिन वाजे से, अनिल देशमुख से, कुंदन शिंदे से और संजीव पलांडे से। पहले तो मैं धन्यवाद करूंगा उस व्यवस्था का जिसने अनिल देशमुख को सीबीआई कस्टडी में दे दिया, हॉस्पिटल से निकाल कर। मैं ये क्यों कह रहा हूं? क्योंकि जिसका जीना प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है वो इस दुनिया से उठ गए हैं। जैसे मनसुख हिरेन अगर जिंदा रहता तो वाजे की दिक्कतें और बढ़ जाती। इसलिए मनसुख हिरेन को ये दुनिया छोड़नी पड़ी अंजू जी, दुर्भाग्यपूर्ण बात है। दूसरा प्रभाकर साइल, जिसका जिंदा रहना भी प्रॉब्लम खड़े कर सकता था नवाब मलिक के लिए, क्योंकि उसकी गवाही, उसका सारे एफिडेविट, ये सारे चिंता के विषय थे। अगर वो पैसे ना मिले, इसके कारण सच कहीं बोल दे तो दिक्कतें बढ़ सकती थी। उससे पहले भगवान ने उसे उठा लिया। अब अगर अनिल देशमुख सच बोलने लगे तो दिक्कतें किसकी बढ़ने वाली थी? यहां सच बोलने वालों को मृत्यु सहना पड़ता है। मैं धन्यवाद करता हूं उस व्यवस्था के जिसने अनिल देशमुख को हॉस्पिटल से निकालकर सीबीआई के पास रख दिया, क्योंकि सीबीआई के हाथों में अनिल देशमुख सेफ तो रहेंगे। देश के, राज्य के एक गृह मंत्री के साथ ऐसा खिलवाड़ न हो, इसकी व्यवस्था और इसकी जांच सीबीआई को करनी पड़ेगी, इसकी चिंता भी करनी पड़ेगी। ठीक है, आज न तो कल वो छूटेंगे, सारी बातें सामने आएंगी, लेकिन जिंदा तो रहेंगे। इस बात का समाधान बहुत है। अनिल देशमुख का मामला इन सब की दिक्कतें बढ़ाने वाला है, क्योंकि अनिल देशमुख अकेले खाने वालों में से नहीं थे। भंडारा लग चुका था, प्लेटें बढ़ चुकी थी, बहुत सारे लोग अपनी अपनी थाली में लेकर खा चुके थे। बस ये पीछे खाते खाते दिख गए, इसलिए उनको उठाया गया। कहीं इन्होंने भंडारा किसने किया था, बांटा किन किन को है, ये बोल दे तो हर एक खाने वाले को प्रॉब्लम हो जाएगा। ये बात तो सही है, क्योंकि अनिल देशमुख के सारे काम अकेले एनसीपी के या अकेले अनिल देशमुख के नहीं है, उसमें शिवसेना भी बराबर की हिस्सेदार है। जो अनिल देशमुख ने खुद कहा है, ये हम लोग नहीं कह रहे हैं, अनिल देशमुख ने खुद कहा है कि मुझे अनिल परब से याद लिस्ट आती थी और उसी को मैं फॉरवर्ड करता था अपने मंत्रालय के पास, सेक्रेटरी के पास, कि इस तरह से ट्रांसफर्स किए जाए। तो ये वाला मामला भी ये शिंदे, पलांडे, देशमुख, ये सारे के सारे ये मामला तो उठाएंगे, और परमवीर वाले सारे मामले तो ऑलरेडी सीबीआई के पास जा चुके हैं कोर्ट के आदेशानुसार। तो ये भी चलने वाला है अंजू जी, दिक्कतें बढ़ने वाली है।
बिल्कुल, और यहाँ तो यही लग रहा है कि जो पकड़ा गया फिलहाल वही चोर है, लेकिन वो चोर जब सीबीआई कस्टडी में अपनी जुबान खोलेगा तो इन सबको लपेटे में ले लेगा, क्योंकि ये भी तो है ना कि हम मतलब खाया सबने तो मैं अकेले क्यों डूबूं, सबको लेकर ही डूबता हूं। और शायद यही वजह है कि बुधवार सुबह पीएम मोदी के साथ शरद पवार ने एक मुलाकात भी की है। तो अब बात निकली है तो दूर तलक तो जाएगी और कई मायने भी निकलेंगे। लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति में संजय राउत से लेकर क्या कुछ हो रहा है, इस पर जो विस्तार से जानकारी आपने मेरे दर्शकों को दी है सुशील जी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।